ये कैसे नहीं, नया नैरेटिव बना दिया है। अब एक नया नैरेटिव है जो लुटियंस दिल्ली में भी चल रहा है और साउथ बॉम्बे में भी चल रहा है, और विपक्षी खेमा इस नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ चढ़ के बता रहा है। वो कह रहा है कि एक राज्य जीतते हैं, दूसरा जितवा देते हैं। हरियाणा जीते, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र ये खुद जीत गए और हमको झारखंड जितवा दिया। अब ये नया नैरेटिव तैयार हुआ है, इसका जवाब क्या है? मुझे लगता है कि 75 साल के वयस्क लोकतंत्र में जी, एक ऐसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसे देश में जो लोकतंत्र की जननी है, एक ऐसा देश जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाखों बलिदानों के बाद में स्वीकार किया, प्राप्त किया है। जी, उन बलिदानों के ऊपर और उस वयस्क होते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसके लोकतांत्रिक देश होने के नाते पूरे विश्व भर में जिसके प्रति अगाध श्रद्धा है, इस तरह की अपनी हार की खिसियाट को व्यवस्था पर डाल करके वो देश को बदनाम करने और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने वाले लोग कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको लगता है जो एक संशय है ईवीएम को लेकर, उस पे, क्योंकि अब तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की बात कर रही है, कह रही है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, वैसे ही अब मतपेटी का दौर वापस लेके आना चाहते हैं, बैलेट को वापस लेके आना चाहते हैं। उसके लिए राहुल गांधी मैदान में निकलेंगे तो मजबूरन सरकार को झुकना पड़ेगा और यह कराना पड़ेगा। देखिए, देश किसी भी ऐसा विषय जिस पर भारत गर्व कर सके और हम भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। जी, कोविड का टीका बनाने से लेकर के हमारी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक सटीक जवाब आतंकवाद के विरुद्ध देश की सेनाओं ने और देश की सरकार ने पूरे विश्व भर के लोगों को दिया था कि भारत और भारत के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि, चाहे वो देश की धरती से हो रही है या दुनिया की किसी और धरती से, भारत अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। उससे लेकर के जितने भी ऐसे विषय पिछले वर्षों में हुए, नई संसद बनने तक, हर उस विषय पर इस तरह की टिप्पणियां करके, संदेह पैदा करके भारत के लोगों को गर्व करने वाले उस विषय से दूर करना और पूरी दुनिया के मन में भारत के प्रति एक संदेह उत्पन्न करने का षड्यंत्र जी, कुछ लोगों ने हमेशा के लिए अंगीकार कर लिया है। भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व भर में है, दुनिया के बड़े तकनीकी के क्षेत्र के पुरोधा जिसकी चर्चा करते हैं, एलन मस्क जैसे लोग जिसकी बात करते हैं कि अमेरिका में वोट गिने जा रहे हैं और भारत में कुछ घंटों में इतने अरब वोट गिनकर, करोड़ वोट गिन करके, 80 करोड़ वोट गिन करके फैसला हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रति इस तरह के संदेह उत्पन्न करना, यह मुझे लगता है कि उस षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन झारखंड के अंदर जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, बहुत लंबे अरसे बाद विपक्ष की सरकार रिपीट हुई, क्या उसका बड़ा कारण लगता है? पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि इतना ज्यादा घुसपैठिए कर दिया था कि नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ गया उसका। देखिए, निश्चित रूप से हर जीत और हर हार दोनों की समीक्षा करने का विधान भारतीय जनता पार्टी में है, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। केवल राज्य के दृष्टिकोण से नहीं, हर विधानसभा के दृष्टिकोण से एक गहन चर्चा मंथन हो कि क्यों या करके यहां इतनी अनुकूलताओं के होते हुए भी इस तरह के परिणाम आए। पर आपको लगता है झारखंड में हिंदू मुसलमान जो हुआ चुनाव, उसका नुकसान हो गया, घुसपैठिया वर्सेस? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कि इसके बारे में मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि जिन लोगों के पास में जिम्मेदारी है वो इस पर विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि बहुत सारी ऐसी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अपने अस्तित्व के प्रति संकट ऐसा महसूस करती थी, उन लोगों का एकत्रीकरण हुआ है। ऐसा मैं आप लोगों की मीडिया की बातचीत और रिपोर्ट्स के माध्यम से के आधार पर डेमोग्राफी में जो बदलाव आया वो भी एक बड़ा कारण रहा ट्राइबल एरिया में। लेकिन निश्चित रूप से रहा है। कुछ विधानसभाओं को लेकर के अगर आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में जिस तरह का सिग्निफिकेंट चेंज इन डेमोग्राफी हुआ है, जी, वो निश्चित ही उसने कहीं ना कहीं एडवर्सली भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को इंपैक्ट किया है। और मैं ये मानता हूं कि अभी पूरी चिंतन विचार सब कुछ होने के बाद में जनता का फैसला है। देश जो है, प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको शिरोधार्य करते हुए आने वाले समय में हम किस तरह से बेहतर वहां कर सकें,
प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम किस तरह से छत्तीसगढ़ को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के साथ में जोड़े रखते हुए झारखंड को भी उसके साथ में जोड़े रखते हुए काम करें, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करें। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू धर्म गुरुओं को वहां पर अरेस्ट किया गया है, बतौर केंद्रीय मंत्री आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि भारत सरकार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसका असर कुछ बांग्लादेश पे नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व भारत की सेना के शौर्य और साहस के कारण से हुआ है, तो क्यों हो रहा है ये? और एक ऐसा देश जो गति के साथ में प्रगति कर रहा था विश्व के पटल पे, वो एकाएक इस तरह के परिस्थितियों के साथ में जकड़ा गया और उनके कारण से वहां के हिंदू समाज पर, वहां की माइनॉरिटी पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे हुए सभी लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास में इस तरह की इस विषय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गहन दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखें। भारत सरकार ने यथोचित व्यवस्था के तहत अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन यह तय है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो मैंने लोकसभा में एक सांसद के नाते बोलते हुए पहले भी कहा था कि भारत के मूल के धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो जो है बौद्ध है, चाहे वो सिख है, यदि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर उसका उत्पीड़न वहां हो रहा है जी, तो भारत की भूमि उसकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैंने लोकसभा में 2015 में जब पीआईओ ओसीआई का बिल डिस्कस हो रहा था तब कहा था। और मुझे क्योंकि बहुत लंबे समय तक पाक विस्थापित हिंदुओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है जोधपुर में, मैं उनका दर्द जानता हूं। जोधपुर में, राजस्थान में मैंने उनका दर्द देखा है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां वो रहते हैं वहां संरक्षण मिले, लेकिन यदि इस तरह की पीड़ा को भोग करके वो भारत में आते हैं, वैध तरीके से भारत में आते हैं, तो हमें बाहें प्रसार करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा अगला प्रश्न है, आपने मिनॉरिटीज की बात करी जो बांग्लादेश में है, लेकिन जो हिंदुस्तान में मिनॉरिटी है या फिर कहें तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुस्लिम, उसको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, असउद्दीन ओवैसी ने बोला है कि मोदी जी आप क्या कराना चाहते हैं, हर दरगाह हर मस्जिद का सर्वे करवाना चाहते हैं, जो संभल में हो रहा है, जो अजमेर शरीफ में हो रहा है, कैसे लेते हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो पीआईएल दायर की गई, क्या वो सरकार ने की? नहीं। मैं तो आपको एक दायित्व देना चाहता हूं जी, पत्रकार के नाते, और आपके जो है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को दायित्व देना चाहता हूं। खोज करके देखिए इनके पीछे कौन लोग खड़े, जो लोग इस तरह के पीआईएल दायर कर रहे हैं, उनके पीछे किस मानसिकता के कौन लोग खड़े होकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है गहन। लेकिन आपको लगता है ये गलत है, ये जो जिस तरह की ये पीआईएल दाखिल हो रही है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो विषय न्यायालय में पेंडिंग है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी। वो अनुचित है। न्यायालय ने उसको जो है विचार करने के बाद में एक बार अगर एडमिट किया है तो न्यायालय को उस पर निर्णय करने दीजिए, लेकिन इतना अवश्य है कि इस तरह के विषयों को उठा करके हम भारत में जो भारत की शांति व्यवस्था को हिलाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, उसके पीछे के मानसिकता को, सब आप ही के लोग हैं ये उसके पीछे की मानसिकता को निश्चित रूप से खोजने, जांचने, परखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप थोड़ा खोज करके कोशिश करके निकालिए कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। जी, क्योंकि आप संस्कृति मंत्रालय आप चलाते हैं और अजमेर दरगाह को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जो विषय न्यायालय में लंबित है उस पर टिप्पणी मुझे एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना जी। वक्फ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जेपीसी की समय सीमा बढ़ाई गई है, असउद्दीन ओवैसी कहते हैं वक्फ भी हमसे ले लेंगे, हमारी दरगाह मस्जिद भी ले लेंगे, तो हम जाएंगे कहां पर? देखिए, वक्फ के नाम पर जिस तरह के खेल किए गए जी, वक्फ के नाम पर, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से बंदरबांट की गई है,
वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को, जिसके बहुत सारे लोगों को जिस तरह से पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट जी सिटिंग इन द चेयर, जिस तरह से लोगों को के साथ में अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। जिस पर पुनर्समीक्षा हो रही है, लेट द जेपीसी फाइल इट्स रिपोर्ट। एक बार जेपीसी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में संसद पर उस पर बहस होगी और निर्णय होगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी बाय इलेक्शन था इस बारी, क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, आप जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी राजनीति राजस्थान से है, बाय इलेक्शन था, बीजेपी की वहां पर एक बड़ी जीत हुई है और कांग्रेस का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके पीछे आपको कारण क्या दिखाई देता है, पॉइंट नंबर 1। और क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव था। बिल्कुल। उपचुनाव के पहले की परिस्थिति में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 4 कांग्रेस की थी और 2 स्थानीय पार्टियों की थी, एक आरएलपी और दूसरा ट्राइबल पार्टी की, भारतीय आदिवासी पार्टी की। 7 सीटों में से जो 1 सीट थी, मैंने चुनाव से पहले भी, चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक से अनेक होने वाले। प्रदेश की जनता ने पिछले 1 साल के कालखंड में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से धरातल पर हमने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। जनता को जिस तरह की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, उसका आशीर्वाद हमें मिला है कि हम 1 से 5 पर पहुंचे। बाकी बची हुई 2 विधानसभाओं में भी हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ। एक में हम थोड़े से कुछ 100 मतों के अंतर से हारे और दूसरे में भारतीय आदिवासी कांग्रेस ने ऑफिशियली जवाब दिया ये प्रशासन की जीत है। मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम को बख्श दिया वहां पे, इसके लिए मुझे कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। जी, लेकिन एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसको थोड़ा सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके 4 महीने बाद बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो गया। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, वो तो मोदी जी के चेहरे पर लोकसभा के चुनाव के समय में जिस तरह से झूठ को खड़ा किया गया था, जी, झूठा नैरेटिव संविधान को लेकर के बनाया गया था और कुछ और झूठे नैरेटिव जो गढ़े गए थे। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, झूठ को आप एक बार पैदा कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसे दौड़ा नहीं सकते। वो झूठ जो था वो धराशायी हो गया और धराशायी होने का परिणाम आपको राजस्थान में भी दिख रहा है, हरियाणा में भी दिखा, मध्य प्रदेश में भी दिखा, आने वाले चुनाव में आगे भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा और आने वाले चुनाव में भी। बड़ी बात आप कह रहे हैं, दिल्ली का चुनाव अभी होने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करेक्शन है? वोटर्स ने जिन्होंने उस समय या तो वोट नहीं डाला या वोट नहीं डाला, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, उनको लगा कि वोट डालना चाहिए इस बारी। देखिए, मैं आपको या गलत या फिर विपक्ष को डाल दिया, और मैं पूरे जिम्मेदारी और विश्वास के साथ में आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार में दिल्ली बदहाल हुई है, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, जिस तरह से हंसते हंसते दिल्ली को हलाल करने की कोशिश की गई है, दिल्ली वासियों के हितों को हलाल करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के मतदाताओं ने अब की बार यह तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली की आशीर्वाद देकर के सरकार बनाएगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन हालांकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल उस तरह से उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं कर लगता है कि अब तो उस पर अब तो वो विचार का विषय भी नहीं रहा है एग्जिट पोल और आपके जो है। जी, लेकिन क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत आप राजस्थान से आते हैं, आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। ये जो राज परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं बतौर मंत्री, बतौर राजस्थान के वासी, बतौर सांसद? मुझे लगता है कि वो विवाद, यदि उस विवाद के बैकग्राउंड में देखा जाए तो वर्षों से संपत्ति का विवाद एक परिवार में चल रहा है और वो केवल एक राजस्थान का राज परिवार नहीं, देश के सारे लगभग बहुत सारे परिवारों में इस तरह के संपत्ति के विवाद शायद होंगे, विभिन्न स्तर पर लंबित होंगे। उनके विवाद के पृष्ठभूमि में जाए बिना मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किया उसके चलते हुए कम से कम वो विवाद एक बार था समाप्त हुआ है। शेष संपत्ति का विवाद है, वो न्यायालय को निर्णय करना है, वो हमारा काम नहीं है, न हमारा उससे कोई लेना देना है। लेकिन कुल मिलाकर के
उदयपुर जैसे प्रदेश में शहर में, राजस्थान जैसे प्रदेश में इस क्रिटिकल टाइम पे जब टूरिज्म के सीजन का जो है आगाज हुआ है और अगले 4 महीने राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस समय में राजस्थान के किसी भी स्थान पर इस तरह के का टर्बुलेंस नहीं हो, इस तरह की सिचुएशन नहीं बने, इसके लिए हम सब लोग जागरूक रह करके काम कर रहे हैं ताकि राजस्थान के टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स और जब राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने वाला है, आपने समझाया दोनों को? उस पर हम लोगों को निश्चित ही, मुझे दोनों, क्योंकि दोनों ही भाई एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, दोनों से मेरा पारिवारिक संबंध है, मैंने दोनों को चर्चा की और दोनों से कहा, आग्रह करके कहा कि ये जो है इस वाद के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से हमारा विवाद जो है संपत्ति का वो सेटल नहीं होने वाला है। ये एक परंपरा का, व्यवस्था का विषय है, इसको समाप्त करना चाहिए। और दोनों ने मेरी बात का सम्मान किया, मैं हृदयपूर्वक दोनों का इसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप न्यूज 18 के मंच पर आए और आप अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच मंत्री जी, थैंक यू सो मच अमीश। और मैं गुजारिश करूंगी सर आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मंच पर आए, हमारे खास मेहमान का धन्यवाद करें। और प्रशांत अग्रवाल सीनियर जनरल मैनेजर डाबर इंडिया लिमिटेड, मैं गुजारिश करूंगी वो भी मंच पर आए और हमारे मेहमान का धन्यवाद करें। तो बातचीत का ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बतानी है। इस बार अमृत रत्न में हम कुछ खास करने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से गुजारिश है कि वो कृपया मंच पर आए और ये जो खास सेगमेंट है हमारा, इसके बारे में कुछ बताएं। मेजर ध्यानचंद नाम तो आपने सुना ही होगा। कल उनकी पुण्यतिथि है। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से पेश कर रहे हैं हम हॉकी के इस बेजोड़ जादूगर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मेजर ध्यानचंद, दुनिया उन्हें हॉकी का जादूगर कहती। वो खुद को साधारण इंसान, जबकि हॉकी के मैदान में उनके खेल का जादू बड़े बड़ों को हैरान कर देता।
29 अगस्त 1905 में आज के प्रयागराज में जन्मे ध्यान सिंह 16 बरस की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में उन्हें हॉकी का हुनर सीखने का मौका मिला। ध्यान सिंह हॉकी के खेल में इस कदर रमे कि न दिन देखा न रात। उनके प्रैक्टिस सेशन की टाइमिंग चांद निकलने से तय होती थी, इसलिए साथी खिलाड़ियों ने उनके नाम में चंद जोड़ दिया। इसके बाद सिपाही ध्यान सिंह के मेजर ध्यानचंद बनने का सफर शुरू हुआ। रेजिमेंटल खेलों और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से होता हुआ मेजर ध्यानचंद का सफर ओलंपिक्स खेलों तक जा पहुंचा। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक से मेजर ध्यानचंद और भारतीय हॉकी का स्वर्णिम सफर शुरू हुआ। 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में हॉकी का गोल्ड मेजर ध्यानचंद के दमदार प्रदर्शन के चलते भारत की झोली में आया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में ही हिटलर ने मेजर ध्यानचंद का खेल देखकर उन्हें जर्मन सेना में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे मेजर साहब ने सादगी से ठुकरा दिया था। दुनिया भर के हॉकी प्रेमी आज भी मेजर ध्यानचंद को बेहद सम्मान से याद करते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। आज न्यूज 18 के इस अमृत मंच पर हम याद कर रहे हैं हॉकी के जादूगर, भारतीय खेलों के पितामह और लाखों हिंदुस्तानियों की प्रेरणा मेजर ध्यानचंद को। तो कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनसे खुद सम्मानित होता है सम्मान। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद जी का। और आपको बता दें वर्ल्ड चैंपियन टीम का खुद अशोक ध्यानचंद जी भी हिस्सा रह चुके हैं। सब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर। देखिए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक द्विवेदी जी को। प्लीज वो मंच पर आए। थैंक यू सो मच अशोक जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, एकदम एज यूजुअल, क्योंकि 22 नवंबर अभी कुछ बीच में कुछ खबर आई थी कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में, हाँ कि किस तरह अपने आप को संभालना है या आगे बढ़ना है, तो वो इंडिकेशन मिलते हैं तो मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। अदरवाइज आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और सुबह मॉर्निंग का रूटीन आपका वही है अभी भी? अभी शुरुआत करनी है, मेरी सुबह की जो रूटीन है। हाँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलते रहे। हॉकी क्या कहे, ताना बाना ऐसा है कुछ हॉकी का हिंदुस्तान से, और जिस परिवार से आते हैं, चाचा रूप सिंह जी हॉकी खेलते रहे, पिता मेजर ध्यानचंद, कौन नहीं जानता, और फिर उसके बाद उसी परिवार में अशोक जी, और उससे पहले दो आपके भाई भी। एक थर्ड जनरेशन और खेली है एशियाड की, मेरी बहन की लड़की, वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं 1998 एशियाड की। तो आपके रगों में हॉकी बह रही है, कह सकता हूं। शुरुआती हॉकी की परिवार से हुई, और मैं कहूं कि पहचान हॉकी को जो परिवार ने और उन सूरमाओं ने दी, उन खिलाड़ियों ने दी, ध्यान सिंह, रूप सिंह जो ध्यानचंद बने, रूप सिंह रूपचंद बने, और घर में 6 ओलंपिक के मेडल्स मौजूद हैं, 5 तो परिवार के गोल्ड मेडल
और मुझे कहते हुए संकोच होता है, लेकिन आज उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला 72 का, वो 72 छठा मेडल। मॉन्ट्रियल ओलंपिक जी, मैं मॉन्ट्रियल ओलंपिक का कांस्य पदक आपको मिला। और एक चीज और है, वो आंकड़ों की बात हो रही थी। सब लोग मेजर ध्यानचंद कहते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि यूपी का हूं तो दद्दा। जी, दद्दा ही बोला जी, दद्दा का कल पुण्य स्मृति है। और एक चीज और है, और वो डेट ये है कि 1975 में आपने वर्ल्ड कप जीता हॉकी का, जी, कुआलालंपुर, बिल्कुल। राइट सर? राइट। और 50 साल उसके भी पूरे हो रहे हैं। जोड़िए। पता ही नहीं लगा। हाँ? आंखों के सामने से ये साल गुजर गए। ओनली गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप का जिसने वो जीत के आए। वर्ल्ड कप भारत में वर्ल्ड कप जो जीता गया, सबसे पहले हॉकी नहीं जीता, जो वर्ल्ड कप का नाम है, चाहे वो हॉकी हो, तो उसके बाद क्रिकेट आया, उसके बाद हमारे कबड्डी भी आया उसके अंदर, और कई दूसरे खेल भी आए जिसमें हमने वर्ल्ड कप में जीता। लेकिन पहली जो शुरुआत की थी वो हॉकी ने की थी, और हॉकी ने ही शुरुआत की थी 1928 से, 1928 से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने की, जब हम गुलाम थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ भी नहीं था। और किस तरह ऑर्गेनाइज करते होंगे वो लोग, किस तरह जाते होंगे, पैसा कौन देता होगा, टीए का जो भी खाने पीने का खर्चा। अशोक जी, मैंने भी बहुत शुरुआती तौर पे जब स्पोर्ट्स की बात आई तो हॉकी की स्टिक मेरे पास भी आई, लेकिन मेरा दूर फिर वो छूट गया, मैदान छूट गया, तमाम सारी चीजें छूट गई। आप जब बता रहे हैं और मैं कह रहा हूं 1975 का कुआलालंपुर का वर्ल्ड कप, तो कोई कहीं से कोई सिहरन, कहीं से कोई ताली, कहीं से कोई मुस्कान, कहीं से कोई चमक नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट, कपिल देव, अभी देखिए 4-5 चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, देखने लगते हैं। मुझे तो अफसोस होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो गया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है। नहीं, मैं इसका एक पहले मिसाल के तौर पर जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने मेरी तबीयत पूछी तो मैं भी 4-6 दिन पहले एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में गया, और वहां पर जब मैंने चेकअप किया मैंने, और जिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विवेक जेटली साहब, उन्होंने मेरा मर्ज तो पहले पूछा ही नहीं। आते ये अशोक ध्यानचंद, ये हमारे वर्ल्ड कप हीरो, ये मेरे आइडियल, और ये वर्ल्ड कप के चैंपियन ध्यानचंद के बेटे। तो उन जगहों पे जाकर जब इस तरह की जो एक उम्र वाले लोग हैं, जिन्होंने 70 से 80 का एरा देखा है खेल का, उनके दिलो दिमाग में हॉकी ही है। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट या कबड्डी या जो कुछ, सब सारे खेल अच्छे हैं, लेकिन हॉकी ने एक हमको जो पहचान उस जमाने में दी, जो हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अच्छे दिन आ गए। लेकिन अब अच्छे दिन आएंगे, और आ रहे हैं, और आएंगे। अब अच्छे दिन आ गए ना। 75 वर्ल्ड कप की बात करी आपने, हाँ। तो ये सीढ़ी थी जो हमने पार करी, हमारी टीम ने पार करी। और सबसे बड़ी एक लाइन बताना चाहूंगा मैं आपको जी, कि मैं 70 से खेल रहा था, 1970 से इंडिया के लिए, तो एशियाड में सिल्वर, वर्ल्ड कप खेलने गया, पहला वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक गया ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा गया वर्ल्ड कप खेलने सिल्वर मेडल, फिर एशियाड 74 सिल्वर मेडल। घर में जाऊं, मेरे घर में मेरे चाचा रूप सिंह, ध्यान सिंह साहब, उनको मैं मेडल दिखाता नहीं था, शर्म के मारे कि क्या ला रहे हो। उनका जमाना था गोल्ड मेडल का, और मैं उनका पुत्र, उनके परिवार का सदस्य होने के नाते जो मेरा कर्तव्य था या जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन यह अकेले का खेल नहीं है, टीम गेम है। तो मेरे दिमाग में था कि कब वो मौका आएगा कि जब मैं गोल्ड मेडल लेकर अपने चाचा और बाबूजी के सामने खड़ा होऊंगा। और वो मौका 75 मिला है, और यकीन मानिए जब वो मौका मिला मुझे, और मैं घर में आया हूं मेडल लेके, और मैंने सिर्फ उनके चरण में रखा और चरण स्पर्श किए, तो उनकी थपकियां सिर्फ मुझे महसूस हैं जो आज तक है। ये 25 साल के आप होंगे। मैं 25 साल का था। 75 में जब आप खेल रहे थे और सेंटर फॉरवर्ड खेले, तो मुझे याद है वो फाइनल मैच। खैर, मैं उस समय हॉकी का खारा भी नहीं जानता था, लेकिन जब बहुत सारे लोगों मिले, बहुत सारे उम्र की बात, उम्र आपकी 25 साल रही होगी जब आपने खेला होगा। जी, वर्ल्ड कप मैंने जो और खेला फाइनल में वो एकमात्र गोल था पाकिस्तान के नहीं, खिलाफ। सेकंड गोल था। पहला इक्वलाइजिंग गोल लेट सुरजीत सिंह ने किया था, जो आज दुनिया में नहीं है, सुरजीत जी का। और सबसे महत्वपूर्ण गोल किया था सेमीफाइनल में असलम शेर खान साहब ने, जब हम मलेशिया से एक गोल डाउन थे और 4 मिनट का टाइम बच रहा था,
घड़ी सामने लगी थी, 4 सुइयां बढ़ रही थी, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। आप सिर्फ सोच सकते हैं कि मेरी क्या या हमारी टीम की क्या मनोदशा होगी। और उस 4 मिनट के अंदर हमारे लेट और ग्रेट हमारे सरदार बलबीर सिंह जी बलबीर सिंह वो हमारे मैनेजर थे, बाबा बोधी साहब हमारे कोच थे। उन्होंने असलम शेर खान को भेज दिया कि अब जाके तुम खेलो, और किंडो साहब को बुला लिया। अच्छा, किंडो साहब को बुला लिया। और जैसे ही उन्होंने असलम को भेजा, मैंने एक पेनल्टी कॉर्नर अर्न किया टीम के लिए, और जैसे ही ये टीम अर्न किया, असलम ने बॉल छुई भी नहीं थी और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। और वो गए हैं, उन्होंने बॉल फेंकी गई है, असलम ने ताबीज को चूमा, और मैंने जो देखा वो सिर्फ गोल में तख्ता बजते हुए जो एक था। तो ये रोमांच था उस खेल का। उस दिन उस एरा में जो थे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे हमारे महकमे हो, डिपार्टमेंट्स हो, वो हॉकी का जो प्यार मोहब्बत उस 75 वर्ल्ड कप में देश ने दिखाया, वो तो हमारे लिए वो इसमें नहीं है, बिल्कुल उसके लिए यादगार है, और लोगों ने प्यार मोहब्बत दी। लेकिन वो जो बात आप कह रहे थे ना कि अच्छे दिन आ गए, तो हॉकी के अच्छे दिन तो अब इस बार देखिए साहब, ब्रॉन्ज आया, फिर एशियाड में भी आ गया। तो इनको तो वो विरासत तो बचानी पड़ेगी ना अपनी, तो जो हमारी धरोहर है कौन बचाएगा? तो आज की जनरेशन ही तो बचाएगी, और वो कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं। खेलों के ऊपर कई चैनल खोल दिए जो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे कोई सा हो। तो वो बच्चों के लिए एक, और पेरेंट्स के लिए जो खास तौर से वो ये है कि वो हमें और भी करने की जरूरत है, मैं समझता हूं। वो ये कि एक दिलासा कि आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो वो खराब नहीं होगा। अगर वो दिलासा कहीं से मिल जाए पेरेंट्स को, तो हमारे पेरेंट्स आज करने के लिए बेताब है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कहा कि हमारी सरकार कर रही है, मुझे अच्छा लगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या 70 का 80 का, हालांकि 1980 का ओलंपिक बाइकॉट के बाद वो जो आया, मेडल आया, वो बहुत सारी बातें थी, वो उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं 70 का दशक, 80 का दशक हॉकी का, 90 तक, ये मानता हूं कि क्या कुछ शिकार रही है हॉकी। देख, खिलाड़ी कोई भी हो, वो देश के सरकारों के ऊपर, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, तभी कलाएं बढ़ी हैं, हमारे खेल बढ़े हैं। और इस आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले सोचिए कि जो मैं बातें कर रहा हूं वो आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद जो हॉकी को एक मुकाम मिलना चाहिए था, 70 और 80 के दशक में जो एक स्थान मिलना चाहिए था, हम लोगों को जो एक कहते हैं ना ग्लैमर भी थोड़ा मिलता, या उसको सिक्योरिटी मिलती, तो ये हॉकी जो हमारी आज हम आगे बढ़ने की उसमें है, तो वो जरूर हम उसको उस वक्त ही अपने हाथ में रखते। और लेकिन ध्यान शायद आज़ादी के बाद जो देश को बनाने का, तो हो सकता है ये मेरा देश को भी तो आगे बढ़ाना था, कई महकमे, कई डिपार्टमेंट बनने थे, तो खेल जो है वो। देखिए अशोक जी, आप सेंटर फॉरवर्ड खेले हैं, मुझे मालूम है सारे पासेस आपके पास आते हैं और आप ही ने गोल बजाए। मैं स्कीमर था और इनसाइड। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हॉकी की जो मैं तो शब्द इस्तेमाल करता हूं दुर्दशा, और उस बीच में पूरा टेन्योर, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा है, मैं जानना चाहता हूं। उस टाइम खेलों को तो जो फेडरेशन